दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठा दिया है। इस बार मंच था यूरोपियन यूनियन। एक तरफ भारत और ईयू के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स की चर्चा चल रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ईयू के सामने कश्मीर का मुद्दा उठा रहा है। और इसी बीच ईयू की तरफ से एक ऐसा बयान आता है जिसने पूरे मामले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया। साथियों, ईयू कहता है कि पाकिस्तान को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। अब सवाल यह आता है कि आखिर पाकिस्तान और ईयू के बीच ऐसा क्या हुआ? क्या पाकिस्तान ने ईयू को अपने पक्ष में कर लिया है? क्या भारत और ईयू के बीच बनने वाली बड़ी डील पर इसका असर पड़ सकता है? क्या पाकिस्तान सिर्फ व्यापार की बात कर रहा है या फिर कश्मीर के मुद्दे को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कल जम्मू कश्मीर पर बड़ा मुद्दा किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठता है तो ईयू भारत के साथ खड़ा होगा या फिर तटस्थ रहेगा? क्योंकि इस्लामाबाद में हुई इस बैठक के बाद कई ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं जिनके जवाब जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए इस पूरे मामले को शुरुआत से समझते हैं दोस्तों। तो यहां पर खबर हो जाती है कि पाकिस्तान को रक्षा का अधिकार है, यानी कि ईयू ने डायरेक्टली यह नहीं बोला कि हम किससे रक्षा के लिए बात कर रहे हैं। इस पूरे मामले को सॉर्ट करने के लिए या एक तरीके से कह लो बैलेंस अप्रोच अपनाने के लिए उन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तान को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है, चाहे वह अफगानिस्तान ही क्यों ना हो। तो इस तरीके से मामले को सेटल डाउन करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं सीधे बात करूं कि इंडिया के ऊपर क्या यह तंज था, क्या भारत को लेकर कुछ कहा गया था, तो भारत का नाम बीच में शामिल नहीं किया गया दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इससे भारत को क्या नुकसान हो सकता है और क्यों यहां पर यह कहा जा रहा है कि भले ही भारत का नाम न लिया गया हो लेकिन टारगेट कहीं ना कहीं भारत ही था। तो चलिए इसे समझते हैं इस पूरे मामले को। यहां पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का एक ट्वीट सामने आता है जिसमें लिखा गया है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर सीनेटर मोहम्मद इसाक डार ने ईयू की हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर फॉरेन अफेयर काजा कैलाश से मुलाकात की। इस्लामाबाद में हुई इस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई और इसी मीटिंग के बाद वह बयान सामने आता है जिसने पूरे मामले को चर्चा का विषय बना दिया है। आखिर क्या इंडिया की मदर ऑफ ऑल डील्स इस डील के आगे छोटी पड़ जाएंगी? क्या यह इंडिया की एक कूटनीतिक हार बनकर सामने आएगी और वह भी पाकिस्तान के सामने? क्या ऐसा हो सकता है? दोस्तों चलिए इसे समझते हैं डिटेल में। दोस्तों, यह पूरी खबर हर जगह चर्चा में थी कि ईयू की हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान की यात्रा पर आने वाली है। साथ ही यह भी कहा गया है कि ईयू का रणनीतिक विजन पाकिस्तान और ईयू के बीच गहरे राजनीतिक संबंधों की नींव बन सकता है। यानी कि यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक रिश्ते लगातार मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके मजबूत होने से भारत पर क्या असर पड़ेगा, यही हम विस्तार से समझेंगे। और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों, यह भी जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारी डील क्या थी। यह जो डील थी उसे 2027 तक लागू किया जाना था, यानी 2027 में यह डील पूरी तरह लागू होने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान में यह मीटिंग होती है और एक अलग तरह का माहौल बन जाता है। आखिर कैसे? अब बात करते हैं बाइलेटरल ट्रेड लिबरलाइजेशन कवरेज की। यहां पर भारत का कवरेज 96.6% था और ईयू का 99.3% था। अब बात करते हैं 2024 के आंकड़ों की। ईयू से भारत का आयात लगभग 58 बिलियन यूरो था, वहीं भारत से ईयू को निर्यात लगभग 84 बिलियन यूरो था। यानी दोनों तरफ का व्यापार काफी बड़े स्तर पर चल रहा था। अब देखते हैं कि भारत ईयू को क्या क्या निर्यात करता है। फाइनेंशियल ईयर दोस्तों 2025 के अनुसार 15 मिलियन यूरो के पेट्रोलियम उत्पाद हुए, 11.3 मिलियन यूरो के इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, चिप्स हैं और स्मार्टफोन, 6.1 मिलियन यूरो का टेक्सटाइल है और 5 मिलियन यूरो की मशीनरी है और 5.1 मिलियन यूरो की ऑर्गेनिक केमिकल्स है। यानी कि 4.9 बिलियन यूरो का आयरन और स्टील भी है और यह सब कुछ ईयू को निर्यात किया जाता है। अब बात करते हैं कि भारत ईयू से क्या आयात करता है। साथियों, 13 बिलियन यूरो की मशीनरी और कंप्यूटर, 9.4 बिलियन यूरो के इलेक्ट्रॉनिक्स, 6.3 बिलियन यूरो के एयरक्राफ्ट, 3.8 बिलियन यूरो के मेडिकल डिवाइसेस और 3 बिलियन यूरो के जेम्स ज्वेलरी और स्टोर, 2.3 बिलियन यूरो के ऑर्गेनिक केमिकल्स
यानी दोनों के बीच आयात और निर्यात का एक बड़ा नेटवर्क मौजूद है और इसी नेटवर्क को और ज्यादा बढ़ाया जाना था। यानी भारत और ईयू मिलकर एक बहुत बड़ा मार्केट तैयार कर रहे थे। ईयू को भी एक बड़ा बाजार मिलता और भारत की पहुंच यूरोपियन देशों तक और ज्यादा मजबूत हो जाती। इसी वजह से इसे मदर ऑफ ऑल डील कहा गया। दोस्तों, इसी बीच पाकिस्तान ने ईयू के सामने एक ऐसा मुद्दा भी उठाया जिसे वह लगभग हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाता रहता है, यानी कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा। दुनिया भर के देशों के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाना अब पाकिस्तान की आदत सी बन गई है। एक बार फिर पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे पर अपनी पुरानी रट लगाई है। इस बार उसने यूरोपियन यूनियन के सामने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया और भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश भी की। साथियों, इस्लामाबाद में हुई पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन की रणनीति वार्ता के दौरान पाकिस्तान ने एक बार फिर यह मुद्दा उठाया। यूरोपियन आयोग की उपाध्यक्ष और यूरोपियन यूनियन की विदेश नीति प्रमुख काजा कैलाश की पाकिस्तान यात्रा के दौरान जारी संयुक्त बयान में इसका उल्लेख भी किया गया। संयुक्त बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान पक्ष ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर जानकारी दी, जबकि यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन युद्ध से जुड़ी स्थिति पर अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के अनुरूप बातचीत और कूटनीति के जरिए विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया। हालांकि पाकिस्तान वही देश है जिस पर भारत लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगाता रहा है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ की घटनाएं भी समय समय पर सामने आती रही हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान लगभग हर बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश करता रहता है, कभी पीछे नहीं हटता। इस बार ईयू के सामने भी यही देखने को मिला है दोस्तों, और संयुक्त बयान में साफ तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान पक्ष ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर अपनी जानकारी साझा की। लेकिन यहां पर एक बड़ी दिक्कत भी दिखाई देती है, क्योंकि इस तरह के प्रयासों से पाकिस्तान को यह प्रचार करने का मौका मिल जाता है कि जम्मू कश्मीर कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाद है, जबकि भारत का रुख पूरी तरह स्पष्ट है। भारत लगातार कहता आया है कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक और अभिन्न हिस्सा है और इस मामले में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका स्वीकार नहीं की जा सकती। हालांकि पाकिस्तान ईयू संयुक्त बयान में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई। बयान में अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों के सम्मान की बात भी सामने आई। हालांकि बयान में कहीं भी भारत या सिंधु जल संधि का नाम नहीं लिया गया, लेकिन कई विश्लेषकों ने इसे भारत द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के बाद लिए गए फैसलों और सिंधु जल संधि को लेकर चल रही बहस से जोड़कर देखा। पाकिस्तान लगातार इस मुद्दे को कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठा चुका है। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान एक तरफ कश्मीर का मुद्दा दुनिया के सामने उठाने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी तरफ उसकी धरती से आतंकवाद गतिविधियों को समर्थन मिलने के आरोप भी लगते रहे हैं। भारत कई बार सबूतों के साथ पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घेर चुका है। भारत का कहना रहा है कि सीमा पार से आतंकवाद और घुसपैठ क्षेत्र में शांति के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसी दौरान काजा कैलाश ने पाकिस्तान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री इसाक डार और सेना प्रमुख आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। उन्होंने पाकिस्तान को क्षेत्रीय शक्ति बताते हुए यूरोपियन यूनियन का एक महत्वपूर्ण साझेदार कहा। साथ ही दोनों पक्षों के संबंधों को और मजबूत करने की चर्चा की गई। लेकिन इस पूरी कहानी के बीच सबसे बड़ा सवाल यही रहा, क्या पाकिस्तान एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है? इस बार उसने यह काम ईयू के सामने किया, लेकिन भारत का जवाब पहले भी साफ था और आज भी साफ है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और आतंकवाद के साए में किसी भी प्रकार की बातचीत या प्रचार नहीं स्वीकार किया जाएगा। यानी एक बार फिर पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाया, लेकिन इससे जमीनी स्थिति बदलने वाली नहीं है और भारत अपने रुख पर कायम है। अब दोस्तों, यहां से कहानी का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है और वह जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान से। अगर हम देखें तो अफगानिस्तान को भारत सीधे भी सपोर्ट करता है और कई मामलों में अप्रत्यक्ष रूप से भी सहयोग करता है। धीरे धीरे भारत और तालिबान सरकार के बीच संबंध पहले की तुलना में बेहतर होते दिखाई देते हैं। हालांकि भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा था। डूरेंट लाइन को लेकर विवाद बना हुआ था, सीमा पर झड़पों की खबरें भी सामने आ रही थी। अब अगर इसी माहौल में ईयू कहता है कि पाकिस्तान को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, तो कई लोगों को यह बयान सिर्फ एक सामान्य बयान नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान कई बार यह दावा कर चुका है कि अफगानिस्तान को भारत का समर्थन प्राप्त है। यहीं से सवाल उठने लगे, क्या ईयू अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के रुख को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है? और यही वह बिंदु था जहां से भारत में कई लोगों ने ईयू के रुख पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अब सामने आता है वह आर्थिक पहलू जिसने पाकिस्तान की चिंता को सबसे ज्यादा बढ़ा दिया था। नाम है GSP प्लस।
और यहीं से समझ आता है कि आखिर पाकिस्तान भारत और ईयू की मदर ऑफ ऑल डील को लेकर इतना बेचैन क्यों दिखाई दे रहा था। अब सवाल ये आता है कि आखिर जीएसपी प्लस है क्या और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि पाकिस्तान इसे लेकर इतना गंभीर दिखाई देता है। जीएसपी प्लस यानी जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंस प्लस यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू की एक विशेष व्यवस्था है। यह व्यवस्था उन विकासशील देशों के लिए बनाई गई है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अतिरिक्त सहायता की जरूरत होती है। इसी के तहत पाकिस्तान को जनवरी 2014 से जीएसपी प्लस का दर्जा मिला हुआ है। अब जरा यहां रुकिए और इस बात को समझिए। भारत और ईयू की जिस मदर ऑफ ऑल डील को लेकर इतनी चर्चा हो रही थी, पाकिस्तान को उससे पहले ही एक ऐसी सुविधा मिल चुकी थी जिसने उसकी अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा पहुंचाया। यही कारण है कि पाकिस्तान इस पूरे मामले को लेकर चिंतित था। अब समझते हैं कि जीएसपी प्लस है क्या और इसके फायदे क्या है। इस व्यवस्था के तहत लाभ लेने वाले देशों को यूरोपियन यूनियन के बाजार में विशेष व्यापारिक सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हुई होती हैं। जीएसपी और जीएसपी प्लस का लाभ लेने वाले देशों को 27 अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशनों का पालन करना होता है। इनमें शामिल हैं ह्यूमन राइट्स, लेबर राइट्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज, गुड गवर्नेंस। यानी किसी भी देश को यह दिखाना होता है कि वह इन अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन कर रहा है। इसके बदले में उसे ईयू के बाजार में विशेष सुविधाएं मिलती हैं। और सबसे बड़ी सुविधा क्या होती है दोस्तों, लगभग 66% ईयू टैरिफ लाइन पर ड्यूटी फ्री एक्सेस करता है। यानी पाकिस्तान के हजारों उत्पाद यूरोपियन यूनियन के बाजार में बिना अतिरिक्त शुल्क या बेहद कम शुल्क के साथ प्रवेश कर सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी देश को पहले से ही इतना बड़ा व्यापारिक फायदा मिल रहा हो तो वह अपने इस विशेष दर्जे को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहेगा। और शायद यही वजह थी कि भारत ईयू डील को लेकर पाकिस्तान सबसे ज्यादा चिंतित था। उसे डर था कि अगर भारत को भी इसी प्रकार की आसान बाजार पहुंच मिल गई तो प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी और उसकी बाजार हिस्सेदारी प्रभावित हो सकती है। साथियों, लेकिन यहां पर एक और बड़ा सवाल उठता है, जिस देश को जीएसपी प्लस का दर्जा दिया गया है, क्या वह वास्तव में उन सभी मानकों का पालन करता है जिनकी बात की जाती है। जब ह्यूमन राइट्स की बात होती है, जब लेबर राइट्स की बात होती है, जब गुड गवर्नेंस की बात होती है, तो कई बार पाकिस्तान को लेकर सवाल उठते रहे हैं। भारत कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर घेरता रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत कई बार अपनी चिंताएं व्यक्त कर चुका है। ऐसे में कुछ लोगों का सवाल यह आता है कि ईयू पाकिस्तान के प्रति इतना उदार क्यों दिखाई देता है। क्या यह सिर्फ व्यापार है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीतिक सोच भी काम कर रही है। अब अगर पाकिस्तान और ईयू के व्यापार को देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। साथियों, आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 महीनों में पाकिस्तान का यूरोप को निर्यात 8.62% बढ़कर लगभग 7.55 बिलियन यूरो तक पहुंच गया। अब यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ऐसी वृद्धि तब होती है जब बाजार मजबूत हो, मांग बनी हुई हो और व्यापारिक सुविधाएं लगातार उपलब्ध हो। यानी ईयू आज भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगर व्यापारिक साझेदारों की बात करें तो चीन अपनी जगह है, संयुक्त अरब अमीरात अपनी जगह है, अमेरिका अपनी जगह है, लेकिन ईयू भी पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों में शामिल है। यही कारण है कि पाकिस्तान लगातार ईयू के साथ अपने संबंध मजबूत बनाए रखना चाहता है। अब जरा उन क्षेत्रों को देखिए जहां पाकिस्तान सबसे ज्यादा निर्यात करता है। रेडीमेड गारमेंट्स, कॉटन फैब्रिक, बेडशीट, तौलिया, किचन लिनेन, जीन्स, टी शर्ट, पैंट, जैकेट, चावल, चमड़े के सामान। यानी अगर भारत और ईयू के बीच डील पूरी तरह लागू हो जाती है तो पाकिस्तान को सीधी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तान इस पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए है। कुछ समय पहले पाकिस्तान ने ईयू में बासमती को लेकर दावा किया था। भारत भी अपना दावा रख रहा था, पाकिस्तान भी रख रहा था और ईयू दोनों पक्षों की बात सुन रहा था। यानी यह साफ था कि ईयू सिर्फ भारत के साथ ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ भी अपने आर्थिक हित बनाए रखना चाहता है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, क्या ईयू भारत और पाकिस्तान के बीच कोई पक्ष चुन रहा है या फिर वह सिर्फ अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को सुरक्षित कर रहा है। क्योंकि जब हम पूरे घटनाक्रम को देखते हैं तो तस्वीर कुछ और दिखाई देती है। एक तरफ ईयू भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील की बात करता है, दूसरी तरफ वह पाकिस्तान के साथ भी अपने संबंध मजबूत बनाए रखना चाहता है। यानी ईयू दोनों देशों के साथ अपने हितों का संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। अब इसी वजह से कई लोगों को लगता है कि ईयू डबल गेम खेल रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखें तो बड़ी ताकतें भावनाओं से नहीं बल्कि अपने हितों से फैसले लेती हैं। आज ईयू भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहता है क्योंकि भारत एक विशाल बाजार है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारत टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और कई रणनीतिक क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए ईयू भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी पूरी तरह छोड़ना उसके हित में नहीं है।
यही कारण है कि ईयू दोनों देशों के साथ अपने रिश्ते बनाए रखना चाहता दोस्तों। तो क्या यह भारत की बड़ी कूटनीतिक हार है? फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। क्या यह पाकिस्तान की बड़ी कूटनीतिक जीत है? यह भी कहना आसान नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान ने इस मौके का इस्तेमाल अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए जरूर किया है। उसने ईयू को यह याद दिलाया कि वह भी इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण देश है, और उसने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि भारत ईयू नजदीकियों का सीधा नुकसान उसे न उठाना पड़े। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम से भारत के लिए भी एक बड़ी सीख निकलती है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्थायी दोस्त और स्थायी दुश्मन नहीं होते, स्थायी होते हैं केवल राष्ट्रहित। आज ईयू भारत के साथ है क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार है। आज ईयू पाकिस्तान के साथ भी है क्योंकि वहां उसके आर्थिक हित मौजूद है। कल परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, बदल सकती हैं, तो प्राथमिकताएं भी बदल सकती हैं। यही कारण है कि भारत को अपनी आर्थिक ताकत, व्यापारिक प्रभाव और वैश्विक उपस्थिति को लगातार मजबूत करना होगा, क्योंकि जितनी मजबूत भारत की अर्थव्यवस्था होगी, जितना बड़ा भारत का बाजार होगा, उतना ही ज्यादा दुनिया भारत की बात सुनेगी। बाकी आप इस पूरे मुद्दे को किस नजरिए से देखते हैं? क्या ईयू वास्तव में संतुलन बना रहा है, या फिर पाकिस्तान को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है? क्योंकि बार बार पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा ईयू के सामने रख रहा है, और ईयू ये भी बोल रहा है बार बार कि पाकिस्तान की सुरक्षा बेहद इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए 1 सेकंड का काम है, हमें काफी मदद मिलती है। मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।